गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लाल पान की बेगम। इस कहानी के कथाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था, जो हमारे बिहार में ही है। हिंदी में फणीश्वर नाथ रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में उनकी प्रकाशित बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आंचलिक क्या होता है। किसी क्षेत्र विशेष, अंचल विशेष की भाषा, उसके समस्याओं, उसके रहन सहन का जब हम उससे संबंधित कुछ सृजन करते हैं तो वह आंचलिक सृजन होता है। तो इसी तरह फणीश्वर नाथ रेणु विशेष रूप से बिहार अंचल से, बिहार के समस्याओं से, बिहार के भाषा का उन्होंने बहुत ही सटीक उपयोग किया है और यह बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण है। लाल पान की बेगम में एक बिरजू की माँ है जो गांव की एक दबंग महिला है। इसके साथ साथ वह बड़ी सुंदर भी है, बहुत बुद्धिमान भी है। वह अनपढ़ है। गांव में, पूरे गांव में अशिक्षा का साम्राज्य है। अशिक्षा, अंधविश्वास, देश की आज़ादी के समय की यह कहानी है। लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कथाकार ने गांव के अनेक रंग ढंग को, ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, गांव के लोग कैसे एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर तुनकते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद उनके मन का मैल धुल जाता है और वे फिर पहले जैसे यथावत हो जाते हैं। इस कहानी का लक्ष्य है नाच देखने जाना। उस समय मनोरंजन के अन्य कोई साधन नहीं थे। लोग एकमात्र नाच देखकर ही अपना मनोरंजन करते थे। वह भी नाच देख नहीं होता था। छठे छमा से किसी के यहाँ कोई जलसा होता था, कोई उत्सव होता था, तो बाहर से नाच मंडली बुलाई जाती थी और आसपास के गांव के लोग सभी उस नाच देखने के लिए जाते थे और उसका आनंद उठाते थे। तो इस तरह लाल पान की बेगम में भी बिरजू की माँ, जो नाच देखने के लिए महीनों से उतावली है, सभी ने एक योजनाएं भी बनाई है। कौन क्या पहनकर जाएगा, किस तरह जाएगा, शकरकंद की पूरियां बनेंगी और ये सारी तैयारियां तब धरी की धरी रह जाती हैं जब रात बीतते जाती है और बैलगाड़ी नहीं आती है, जिस बैलगाड़ी पर बैठकर बिरजू की माँ और उसका पूरा परिवार नाच देखने जाना चाहता था। जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे बिरजू की माँ का गुस्सा भी बढ़ता है और अपने बच्चों को वह कहती है कि बप्पा आए तो तुम लोग आवाज़ मत देना, नहीं जाना, हम कोई नाच देखने नहीं जाएगा। मन ही मन वह बहुत उदास है, बहुत निराश है, बहुत गुस्से में है और तरह तरह के विचार उसके दिमाग में आते हैं। किस देवता का मन्नत छूट गया, किसकी मनौती उसने पूरी नहीं की। उसके मन में लगता है कि मेरी इतनी बड़ी और वह पूरी नहीं हो तो फिर इससे दुख की बात और क्या हो सकती है। वह अपने पति को भला बुरा भी कहती है, कैसा गोबर गणेश मर्द जो नाच दिखाने भी नहीं ले जा सकता है, और वह हर तरह से बहुत निराश है, हताश है और वह उस पूरी योजना की तैयारी में महीनों से लगी थी। उसके मन को बड़ी ठेस पहुंचती है।
जब थोड़ी रात बीत जाती है तो बिरजू के बप्पा बैलगाड़ी लेकर आते हैं और कहते हैं कि अभी तो नाच मंडली आई भी नहीं है, तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो। शकरकंद की पूरियां बनने लगती हैं, घर में खुशी का माहौल बनने लगता है। बिरजू की माँ अपने गौने की साड़ी पहनती है, मंगटिका पहनती है और एक खुशी का, उल्लास का वातावरण बनने लगता है। बच्चे भी चंपिया छीट की साड़ी पहनती है, बिरजू अपना पैंट पहनता है। बिरजू आते समय अपने खेतों से नई नई फसल की बालियों को भी लेते आता है। बालियों को देखकर सब बड़े खुश होते हैं कि फसल भी बहुत अच्छी हुई है। जब जमीन का सेटलमेंट हो रहा था, सर्वे हो रहा था, उस समय बिरजू की माँ ने अपनी बुद्धि लगाकर कुछ ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। इस बात से गांव की बाकी औरतें उससे जलती थीं, ईर्ष्या करती थीं, उसको ताने मारती थीं, क्योंकि जो सर्वे करने आते थे उन लोगों को खिला पिला के अपनी बुद्धि से उसने कुछ ज़मीन हासिल कर ली थी और उसकी फसल से उसका घर परिवार चलता था। इस तरह गांव में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में विवाद होता है, लड़ाई झगड़े, दूसरे को ताना मारा जाता है। जैसे कि मखनी फुआ को भी उसने कहा कि क्या करूं फुआ, आगे नाथ न पीछे पगहिया हो, तब तो नाच देखने जाऊं। जंगी की पतोहू से भी उसकी झड़प होती है और यह पूरी कहानी एक छोटी छोटी झड़प में बार बार वह दृश्य आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह सारा दृश्य, सारे मन का मैल धुल जाता है जब बिरजू के बप्पा बैलगाड़ी लेकर आते हैं और उस बैलगाड़ी पर जब बिरजू की माँ बैठती है तो गांव की जो भी नाच देखने नहीं जा पाई हैं उन सबको वह अपनी बैलगाड़ी पर बैठाती है। जो बिरजू की माँ बात बात पर गालियाँ बकती थी, उस बिरजू की माँ ने सबको गीत गाने के लिए उकसाया। सबने रास्ते में गीत सुना। गीत गाते गाते सफ़र आगे बढ़ता है और सभी बड़े, चांदनी रात है, उस चांदनी रात में सब बड़े उत्साह से बैलगाड़ी पर चढ़कर जाते हैं। लेकिन इस कहानी का जो लक्ष्य है नाच देखने जाना, उस नाच देखने यह कहानी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती है और रास्ते में ही सभी सो जाते हैं। तो यह कहानी अपने आप में बहुत अनूठी कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की सभी कहानियाँ बहुत अनूठी ही हुआ करती थी। जैसे कि इन्होंने ठेस कहानी, संवदिया, ये सब ऐसी मार्मिक कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं जिसको एक बार कोई पढ़े तो जीवन में भूल नहीं सकता है। इनके मैला आंचल उपन्यास की आज भी उतनी ही प्रसिद्धि है जितना लिखने के समय हुई थी। इनकी बहुत सारी कहानियों और उपन्यासों पर धारावाहिक बने हैं, फिल्में भी बनी हैं। जैसे कि मारे गए गुलफाम, इनका जो उपन्यास था उस पर तीसरी कसम फिल्म बनी है और उस समय के शोमैन राज कपूर और महान अभिनेत्री वहीदा रहमान ने उसमें अभिनय किया था और बहुत जीवंत अभिनय किया था। इस तरह फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानियाँ होती थीं वह सामान्य लोगों के मर्म को छूती थी, बड़ी मार्मिक होती थी। कहानी की पृष्ठभूमि अक्सर ग्रामीण ही हुआ करती थी और फणीश्वर नाथ रेणु अपने आप में एक महान आंचलिक कथाकार थे और जब तक जितनी इनकी प्रसिद्धि इनको मैला आंचल से और बाकी कहानियों से मिली है वह शायद अन्य कहानियों से नहीं मिली होगी। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने परती परी कथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, अग्निखोर, ठुमरी, बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास इन्होंने रचा है जो कि हमारे हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी धरोहर है। इस पाठ की पंक्तियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे सारे शब्द आंचलिक हैं, क्षेत्रीय हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा है
जो कि देश की आज़ादी के समय बोले जाते थे। शिक्षा का अभाव था, इसलिए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से ही मिलते जुलते हैं। तो इस तरह यह कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके प्रश्नोत्तरों पर ध्यान दोगे और इसे बना लोगे। किसी पंक्ति में अगर कोई परेशानी होगी तो उसे फिर पूछ लोगे और उसको रेखांकित करके रखोगे, अपने वर्ग में पूछ लोगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।